नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रेक द चेन अभियान ने लगाया व्यापार और रोजगार पर ब्रेक। मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपुर में छाई हुई है वीरानी। फूटकर व्यवसायियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। लॉकडाउन 2 पर अमल के लिए पुलिस हुई सक्रिय। प्रमुख बाजारों में रूट मार्च के साथ किया नियमों के पालन का आह्वान। और लॉकडाउन 2 की घोषणा के बावजूद नागरिकों के चेहरे पर नहीं दिखा भय का साया। कोरोना की तीव्रता से बेफिक्र होकर चाय नाश्ता करते हुए नजर आए। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान बनाम लॉकडाउन 2 ने व्यापार व्यवसाय के साथ रोजी रोजगार पर भी ब्रेक लगा दिया है। मध्य भारत का प्रमुख व्यापार केंद्र कहे जाने वाले नागपुर के व्यापार में भी सन्नाटा छाया हुआ है। थोक व्यापार बंद होने का असर फुटकर व्यवसाय कर परिवार का गुजारा चलाने वाले लोगों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में वे अति आवश्यक सेवा वाले सब्जी या फल का व्यवसाय करने को विवश हो गए हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन यानी लॉकडाउन 2 की शुरुआत के साथ ही सारा व्यापार व्यवहार ठप होने के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 2 के तहत जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें अत्यावश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन उद्योग व्यापार जगत की नींद उड़ गई है, क्योंकि इससे पहले वाली स्थिति में व्यापार जगत में मामूली हलचल जरूर थी, लेकिन अब तो व्यापार पूरी तरह ठप होने की स्थिति है। आर्थिक जगत के विशेषज्ञों का अनुमान है कि व्यापार पर सख्त प्रतिबंधों के चलते महाराष्ट्र में प्रति सप्ताह 10,000 करोड़ का नुकसान संभावित है। महाराष्ट्र का नागपुर शहर मध्य भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और व्यापार बंद रहने से रोजाना सैकड़ों करोड़ का नुकसान व्यवसाय जगत को हो रहा है। इस व्यापार जगत से जुड़े छोटे कारोबारियों का रोजगार भी ठप हो गया है। ऐसे में वे अपना मूल कारोबार छोड़कर जिन वस्तुओं के व्यापार में छूट दी गई है वह व्यवसाय करने को विवश हो गए हैं। लॉकडाउन 2 की घोषणा होते ही नागपुर पुलिस ने कमर कस ली है। सड़कों पर सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां और रूट मार्च करती पुलिस पिछले वर्ष मार्च के बाद उत्पन्न स्थिति की याद दिला रही है। लॉकडाउन 2 का पालन कराने के लिए सक्रिय हुई पुलिस बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को फटकार लगाती और कुछ मामलों में कार्रवाई करती भी नजर आ रही है। सरकार की ओर से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होने की घोषणा होते ही नागपुर में कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। लॉकडाउन के पहले ही दिन सीताबर्डी मेन मार्केट सहित कई प्रमुख बाजारों में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। इस रूट मार्च के साथ अनाउंस इक्विपमेंट भी था, जिसके माध्यम से नागरिकों से कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही थी। इस रूट मार्च के साथ कुछ पुलिस अधिकारी आसपास में खुली अत्यावश्यक सेवा वाली दुकानों पर भी पहुंचकर वहां अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा बनने वाले लोगों को हिदायत देते हुए अपने घरों में ही रहने की सलाह देते नजर आ रहे थे। पुलिस के इस रूट मार्च से नागरिकों ने एहतियात बरतने के लिए कितनी प्रेरणा ली, यह कुछ समय बाद ही उजागर हो गया। जिन दुकानों से पुलिस ने भीड़ हटाई थी वहां कुछ समय बाद लोग फिर जुटने शुरू हो गए थे। आदेशाप्रमाणे आजपासून कडक लॉकडाऊनची सुरुवात झालेली आहे। नागरिकांना कोरोनाच्या बिमारीपासून वाचवण्यासाठी कोणीही घराच्या बाहेर पडू नये म्हणून 144 कलमच्या संचारबंदी अन्वये आम्ही स्वतः आमचे माननीय डीवायएसपी साहेब आमचा पूर्ण फोर्स रोडवर लोकांना संचलन करून कोणी घराच्या बाहेर पडू नये, कामाशिवाय कोणी बाहेर पडू नये आम्ही लोकांना आवाहन करत आहोत, जेणेकरून कोरोनाची चेन आपला ब्रेक करता येईल आणि चांगल्या प्रकारे आपल्यावर नियंत्रण मिळता येईल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। भले ही महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की हो, लेकिन नागरिकों में कोरोना का कोई खौफ नजर ही नहीं आ रहा है। लोग लॉकडाउन में भी होटलों पर चाय पीते हुए और नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो मास्क बेकार की चीज लगने लगा है और कुछ लोगों ने लॉकडाउन को हमेशा का नाटक तक कह दिया है।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन 2 की घोषणा होने के बाद शहर में क्या स्थिति है और नागरिक इसका पालन किस तरह से कर रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए वीकेबी न्यूज़ की कैमरा टीम ने कई स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान कुछ नागरिकों से चर्चा भी की गई। इस लॉकडाउन 2 को लेकर नागरिकों की राय कुछ विपरीत नजर आई। लोगों का कहना था कि पिछला वर्ष भी लॉकडाउन में जैसे तैसे निकला, इस वर्ष फिर लॉकडाउन में जीना पड़ रहा है। हमारा रोजी रोजगार ठप हो चुका है, हाथों में काम नहीं है। सरकार ने बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है, जिनसे हम फुटकर माल खरीदकर फुटपाथ पर व्यवसाय करते थे, लेकिन अब बड़ा व्यापार ही बंद होने से हमारी छोटी सी रोजी भी बंद हो गई है। अब हम अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएं, यह बड़ा सवाल हमारे सामने है। कुछ लोग तो मास्क लगाने के प्रति भी लापरवाह नजर आए। उनका कहना था कि मास्क लगाने से भी लोग मर रहे हैं और नहीं लगाने वाले भी मर रहे हैं, ऐसे में मास्क क्या लगाना। किरायाचं घर आहे, पैसे नाही, पाणी नाही, आटला नाही, धंदे नाही, अंधे नाही, तर कमावं तर काय बाल बच्चे खावं का, असेच मरावा का? हे आम्हाला पुरून आम्ही पहिले चेक करून आलो. आता इकडे धंद्याला गेलो तर साहेबांनी मागणं दंडे लावले, निघून आलो घरी. आणि कसा धंदा करावा, पोचलो घरी अंगावर मस्त. एक महीना का किराना भरून दे आमच्या घरी. मर रहे तो क्या करेंगे? लगाए बिना भी मर रहा, नहीं लगाए बिना भी मर रहा है कि नहीं? जब आ जाके लॉकडाउन फेस्टिवल बना दिया आप लोगों ने. कारोबार बंद हो गया साला. अरे पैसा नहीं है. कारोबार नहीं, इन्होंने फेस्टिवल बना दिया लॉकडाउन को. आ जाके लॉकडाउन. राज्य में कोरोना के उग्रावतार को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कोविड महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करते हुए गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सानुग्रह अनुदान देने की मान्यता प्रदान करने की मांग की है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हवाई मार्ग से ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोविड महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित कर गरीब व कमजोर आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को लॉकडाउन के काल में राज्य आपदा प्रतिसाद निधि से सानुग्रह अनुदान देने को मान्यता प्रदान करने संबंधी मांग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में की है। पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। 30 अप्रैल अंत तक यह संख्या 11.9 लाख तक पहुंच सकती है। गत वर्ष राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख थी। आज की स्थिति में 5.64 एक्टिव केसेस है। ऐसी परिस्थिति में मरीजों की चिकित्सा में प्रयुक्त अति आवश्यक समझी जाने वाली ऑक्सीजन की कमी होना चिंता की बात है। आज राज्य में 1200 मीट्रिक टन उत्पादन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अप्रैल अंत तक ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन हो सकती है। हालांकि देश के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र के स्टील प्रकल्पों से ऑक्सीजन प्राप्त करने की मान्यता केंद्र सरकार ने दी है। हम भी आसपास के उद्योगों से ऑक्सीजन उपलब्ध कर रहे हैं, किंतु परिवहन में लगने वाला समय बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत ऑक्सीजन का परिवहन हवाई मार्ग से होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कोरोना पेशेंट की संजीवनी समझे जाने वाले रेमडेसिविर का निर्यात रोकने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1972 के अनुसार औषधि के निर्यातकों को स्थायी लाइसेंस दिए जाए ताकि वे रेमडेसिविर दवा को स्थानीय बाजार में बेच सके। मुख्यमंत्री ने गरीब व प्राथमिकता क्रम वाले समूह के परिवारों को लॉकडाउन के काल में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता समूह के कार्डधारकों में प्रौढ़ व्यक्तियों को 100 रुपये प्रतिदिन और बच्चों को 60 रुपये प्रतिदिन सानुग्रह अनुदान देने की अनुमति राज्य सरकार को दी जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ के सभी स्नातक पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षाएं जून माह में होने की जानकारी विद्यापीठ के प्रकुलपति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने दी है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ के सभी स्नातक पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा जून 2021 में ली जाएगी। इस संबंध में विद्यापीठ के प्रकुलपति तथा राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने बताया कि राज्य में कोविड-19 का प्रादुर्भाव देखते हुए चिकित्सा शिक्षा की विविध शाखाओं की लिखित परीक्षा के संदर्भ में मुख्यमंत्री से चर्चा हुई।
इसी संदर्भ में शासन की ओर से निर्देशित सूचनाओं के अनुसार लिखित परीक्षा के टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से यह परीक्षा जून 2021 में ली जाएगी। इस संदर्भ में विद्यापीठ के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अजीत पाठक ने बताया कि विद्यापीठ द्वारा दोनों सत्रों की लिखित परीक्षा ऑफलाइन ली जा रही है। सुधारित टाइम टेबल के अनुसार लिखित परीक्षा 2 जून से 21 जून 2021 तक ली जाएगी। कोरोना के तीव्र संक्रमण की पृष्ठभूमि के चलते लगाए गए कड़ी प्रतिबंधों के कारण महाराष्ट्र के 5 जिलों में ईंधन की मांग घट गई है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल वितरण की आपूर्ति भी 60% पर आ गई है। ईंधन की खपत कम होने से सांगली जिले के मिरज में स्थित ईंधन के 2 बड़े डिपो सहित पेट्रोल पंप चालकों को झटका पहुंचा है। यह स्थिति आगे भी कायम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सांगली जिले के मिरज रेलवे स्टेशन के पास भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑयल कंपनी के ईंधन डिपो है। यहां से सांगली, कोल्हापुर, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग आदि 5 जिलों के पेट्रोल पंपों को ईंधन का वितरण होता है। इन 5 जिलों में भारत पेट्रोलियम के 230 और इंडियन ऑयल के 190 पेट्रोल पंप हैं। इन पेट्रोल पंपों को भारत पेट्रोलियम की ओर से रोजाना करीब 15 लाख लीटर व इंडियन ऑयल की ओर से रोजाना करीब 14 लाख लीटर ईंधन की आपूर्ति होती है। दोनों ईंधन डिपो में करीब 55 लाख लीटर पेट्रोल व 180 लाख लीटर डीजल स्टॉक क्षमता है। लगातार दूसरे वर्ष कोरोना का साया बना रहने से ईंधन की मांग 70% पर आ गई है। गत वर्ष मार्च माह में पूर्ण लॉकडाउन के कारण ईंधन की खपत 30% पर आ गई थी। स्थिति यह थी कि डिपो एक दिन की आड़ में शुरू रखने की नौबत आ गई थी। इसके बाद खपत में कुछ सुधार होने की प्रतीक्षा थी, लेकिन पिछले 4 महीनों में ईंधन की दरों में भी भारी बढ़ोतरी होने से उसके इस्तेमाल में कमी आई है। अब व्यापार पर प्रतिबंध के कारण दोनों डिपो में ईंधन का स्टॉक कायम है। इंडियन ऑयल डेपो को पुणे और गुजरात से तथा भारत पेट्रोलियम डेपो को मनमाड़ व लोनी, कानपुर से ईंधन की आपूर्ति होती है। लेकिन अब मांग कम होने से सप्ताह में 2 बार ही टँकर आते हैं। इंधन डिपो के बाहर टँकरों की भीड़ भी कम हो गई है। आमच्या इथं डिपोला गाड्या जिथून 5 जिल्ह्यामध्ये डिझेल आणि पेट्रोलचा सप्लाय होतो आहे। कोरोनाच्या ह्याच्यामुळे सध्या बिझनेस कमी झालेला आहे। आमच्या बारक्या गाड्यांना जरा बिझनेस बरा आहे, पण मोठ्या ज्या 20 किलोच्या गाड्या आहेत त्यांना 8-8, 10-10 दिवस ट्रिपा मिळत नाहीत। त्या गाड्यांचे हप्तेसुद्धा जात नाहीत आणि आम्ही अतिशय प्रॉब्लेममध्ये आहे। गाड्यांचे हप्ते भरायचा पण सुद्धा आम्हाला प्रॉब्लेम झालेला आहे आणि यासाठी त्या कंपनीला आम्ही बोललेलो आहे त्या बाबतीत काय करायचं तर बघू काय होतं निर्णय। पण आम्हाला 8-8, 10-10 दिवस 15-15 दिवसात 1 किंवा 2च ट्रिपा मिळायला लागलेत। गाड्या सगळ्या आमच्या उभ्या आहेत सगळ्या इथे। भले ही महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हो, लेकिन बैलगाड़ियों की दौड़ से मनोरंजन करने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सांगली जिले के कवठे मंकाल तहसील में एक बार फिर गैर कानूनी ढंग से बैलगाड़ियों की स्पर्धा आयोजित की गई। नांगाले से अलकुड़ मार्ग पर इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतिस्पर्धा का नजारा देखने को मिला। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और गैर कानूनी ढंग से बैलगाड़ियों की दौड़ आयोजित करने वाले मधुकर पाटिल, गणेश जगदाले, सचिन मलमे और हिम्मत लोखंडे पर अपराध दर्ज किया गया। अरे पुढे बाकी लोक इथं काय अडचण केलीच गाडी मोठे मांकाळ त्या ठिकाणी नागोळे ते अलकुड या ठिकाणी बैलगाड्यांची शर्यत होणार अशी माहिती मिळाली। दुसऱ्या ठिकाणी माझा स्टाफ रवाना केला आणि सदर स्टाफला आम्ही ज्या ठिकाणी बैलगाडी शर्यत होते त्या ठिकाणच्या आम्ही काही बैलगाड्या काही ते लोक ताब्यात घेतले। सदर व्यक्तींनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे। याप्रमाणे त्यांच्यावर आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे। तसेच प्राणी अत्याचार अधिनियम यानुसार आम्ही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अधिक तपास करत आहोत। राज्य में रक्त की भारी कमी के मद्देनजर उमरेड के विधायक राजू पारवे की अध्यक्षता में उमरेड विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 45 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। यह शिविर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति उमरेड व भिवापुर तथा कांग्रेस कार्यालय कुही में आयोजित किया गया। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।